हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि 20 में से 20 पक्का आएंगे। जी हाँ दोस्तों, यह वीडियो विज्ञान कक्षा 10 वालों के लिए है जो यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको बता दें कि विज्ञान के पेपर में भी 20 अंक के 20 क्वेश्चन बहुविकल्पी पूछे जाते हैं। उसी क्वेश्चन का हम इस वीडियो में निपटारा करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं टॉप 100 क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, टॉप 100 क्वेश्चन को इस वीडियो में शामिल किए हैं, जो प्रीवियस ईयर के कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस भी है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम आपको बता दें कि 20 में से 20 पक्का लाने के लिए यह वीडियो आपके लिए काफ़ी है। यहाँ पे दोस्तों बता दें कि एक आध दो नंबर इधर उधर हो सकता है, एक आध दो क्वेश्चन, नहीं तो मैं इस वीडियो को इस प्रकार डिज़ाइन किया हूँ कि आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन मिल जाएं। तो दोस्तों, आपके पास समय कम है, हमें भी पता है आपके पास समय कम है, इसीलिए मैं इस वीडियो पर टाइम देकर आपके लिए यह वीडियो लेकर आए हैं। तो दोस्तों, आपको दिखा दे रहे हैं कि किस टाइप के मैं क्वेश्चन को इस वीडियो में शामिल किया हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक से एक आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्प करेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को एक बार शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। आइए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों, आपको पहले स्टार्टिंग में फिजिक्स के क्वेश्चन मिलेंगे, फिर केमिस्ट्री के, लास्ट में बायो के। तो आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपको फिजिक्स का आ गया है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी होगी। तो दोस्तों, दिया क्या है, उत्तल लेंस की क्षमता दिया है, क्षमता 2 डायोप्टर, तो इसकी फोकस दूरी पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको पता होगा कि लेंस की क्षमता का सूत्र होता है P बराबर 1/f, यही होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जब भी फोकस दूरी मीटर में हो तो यह सूत्र लगेगा जो अभी हम लिखे हैं, और सेंटीमीटर में हो तो ये लगता है P बराबर 100/f, यही सूत्र लगता है सेंटीमीटर में अगर फोकस दूरी दिया हो। तो दोस्तों, यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि ऑप्शन में सभी सेंटीमीटर में फोकस दूरी दिया है, फोकस दूरी पूछा है, तो हम यही सूत्र लगाएंगे P = 100/f, यही लगाएंगे। तो यहाँ पे P का मान दिया है 2 डायोप्टर, तो यहाँ पे हम रख देंगे 2 बराबर 100/f हो जाएगा, फिर 2 का उधर डिवाइड हो जाएगा, f बराबर हो जाएगा दोस्तों 100/2। तो कितना आ जाएगा, 2 का डिवाइड करेंगे तो 50 क्या आ जाएगा, सेमी, क्योंकि सेमी के लिए यही फार्मूला है, तो 50 सेमी। तो दोस्तों, फोकस दूरी निकल कर आ गई 50 सेमी, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके सामने आ गया है कि किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, वस्तु की स्थिति होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आपको बता दें कि यहाँ पे आभासी सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब, आभासी सीधा एक ही कंडीशन में बनता है। तो दोस्तों, आभासी सीधा कब बनता है, जब कोई भी वस्तु ध्रुव व फोकस के बीच में होती है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, ध्रुव व फोकस के बीच में। जैसा कि आपको हम फिगर के माध्यम से समझा देते हैं कि अवतल दर्पण बोला है, तो अवतल दर्पण हम बना देते हैं इस प्रकार, ध्रुव व फोकस, यहाँ पे पोल होता है ध्रुव, P बना देते हैं, और फोकस कहाँ होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे मान लो फोकस है, ठीक, और इधर वक्रता केंद्र होता है। तो फोकस और ध्रुव के बीच में जब दोस्तों वस्तु रहेगा तो इसका आभासी प्रतिबिंब बनता है, दर्पण के पीछे यहीं पे कहीं बनता है, ठीक। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आभासी सीधा आवर्धित जब प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु की स्थिति कहाँ होगी, तो फ्रेंड्स, वस्तु की स्थिति ध्रुव व फोकस के बीच में होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। तो दोस्तों, आ गए हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 पर। किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनने वाला दर्पण है। तो अभी मैं जस्ट बताया, आभासी बड़ा प्रतिबिंब बनने वाला दर्पण अवतल दर्पण में बताया। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा, अवतल। समतल में नहीं बनता है, न उत्तल में, कोई गोली ऐसा नहीं है, केवल अवतल में ही बनता है आभासी बड़ा प्रतिबिंब, ठीक। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो
क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ गया है दोस्तों। किसी वस्तु का वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनने के लिए उसे अवतल दर्पण की किस स्थिति में रखना होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों बता दें कि यहाँ पे वास्तविक एवं बड़ा पूछा है। वास्तविक बड़ा कब बनता है दोस्तों, यहाँ पे जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो। अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरा में दिया है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आपको हम फिगर के माध्यम से भी समझा देते हैं, दिखा देते हैं किस प्रकार इमेज फॉर्म होगा। ठीक, यह एक अवतल दर्पण है, यहाँ पे हम बना देते हैं। मान लो ये वक्रता केंद्र है और ये फोकस है। ठीक, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में मान लो कोई वस्तु है, इस प्रकार ये किरण जाएगी। ठीक, तो इस प्रकार इसका इमेज यहाँ पे बनेगा। जो वक्रता केंद्र के पीछे बना है दोस्तों इमेज, आपको दिख रहा होगा कि वास्तविक और बड़ा भी बना है। ठीक, तो इस प्रकार ये भी क्वेश्चन क्लियर होता है। अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों कि किलोवाट घंटा मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि किलोवाट घंटा मात्रक है। तो दोस्तों वैद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है किलोवाट घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरे में दिया है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ गया है दोस्तों। 1 मीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता होगी, क्या होगी। 1 मीटर फोकस दूरी की उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो दोस्तों उत्तल लेंस की क्षमता का आप सूत्र पता है कि P बराबर क्या होता है, 1/f। ठीक, तो फोकस दूरी 1 मीटर दिया है, तो हमें उत्तल लेंस की क्षमता निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी आती है हमेशा प्लस में आती है, तो हम प्लस में ही रखेंगे। तो P बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/1 बराबर क्या, 1 डायोप्टर आ जाएगा, जो कि प्लस में आएगा। तो +1 डायोप्टर किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 में है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। तो ठीक, अब इसी प्रकार ये भी क्वेश्चन क्लियर होता है। अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 भी आपके सामने आ गया कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है, इसकी फोकस दूरी होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसी टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी वक्रता त्रिज्या दे देगा, कभी डायोप्टर यानी कि लेंस की क्षमता दे देगा, फोकस दूरी दे देगा। इसी टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अब क्या है कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दिया है 20 सेमी, इसकी फोकस दूरी होगी। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो फोकस दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक, वक्रता त्रिज्या दिया है 20 सेमी, तो 20 का हम आधा करेंगे तो क्या आ जाएगा। तो दोस्तों अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा माइनस में होती है, तो 2 का डिवाइड करेंगे, 2 दहा में 20, तो फोकस दूरी आ जाएगी अब बराबर दोस्तों 10। किस में रहेगा, 10 माइनस में रहेगा, -10 सेमी, क्योंकि अवतल दर्पण है। तो -10 सेमी किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर दूसरे में। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मा में प्रयुक्त करना चाहिए, कौन सा लेंस प्रयुक्त करना चाहिए, आप लोग पढ़े होंगे। पहले निकट दृष्टि दोष के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं दोस्तों, अवतल लेंस का। ठीक, तो अवतल लेंस किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 1 में है। तो दोस्तों इस प्रकार ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। तो दोस्तों जैसा आपको बता दें, अगर क्वेश्चन पूछा कि दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में प्रयुक्त करना चाहिए, अगर दूरदृष्टि दोष का पूछ दिया जाए तो दूरदृष्टि दोष, तो उसके लिए दोस्तों हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, उसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक, अब इसी क्रम में अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैनी रिपीटेड क्वेश्चन ये कि स्वस्थ आँख का निकट बिंदु होता है दोस्तों, स्वस्थ आँख का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है, यानी कि निकटतम आप 25 सेंटीमीटर तक की दूरी पर ही वस्तु को देख सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। इसको आप लोग याद रखिएगा। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आपके सामने 10वां क्वेश्चन समझ आ गया है कि स्वस्थ आँख का निकट बिंदु होता है। तो दोस्तों यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, निकट की जगह दूर बिंदु होना चाहिए, दूर रहना चाहिए,
स्वस्थ आकार दूरबिंदु होता है। तो दोस्तों जैसा कि आपको बता दें अनंत होता है, क्योंकि आप अनंत तक की वस्तुओं को देख सकते हैं। यानी कि हमारी आंखें, जैसे आपको सूर्य दिख रहा है, सूर्य की कितनी लंबाई दूरी है, बहुत दूर है, यानी कि हम लगा सकते हैं कि अनंत पर। तो स्वस्थ आँख का दूरबिंदु अनंत पर होता है। ठीक, अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 आ गया कि श्वेत प्रकाश की किरण को प्रिज्म से गुजारने पर किस रंग के लिए न्यूनतम विचलन होता है। तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा कि सबसे कम जो किरण मुड़ती है, यानी कि प्रिज्म में जब किसी भी श्वेत प्रकाश की किरण को गुजारते हैं, सूर्य की श्वेत प्रकाश की किरण को, तो वह 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। 1 2 3 4 5 6 7। तो दोस्तों जैसा कि आपको बता दें, जो सबसे कम विचलित होगा वो सबसे ऊपर रहता है, यानी कम मुड़ता है, तो वो होता है रेड। विबग्योर से आप लोग याद रखिएगा कि रेड का सबसे न्यूनतम विचलन होता है, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरे में दिया है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो दोस्तों अगला 12 नंबर क्वेश्चन आ गया कि प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण के गुजरने पर सबसे अधिकतम विचलन होता है। तो दोस्तों जैसा कि आपको बता दें, प्रिज्म में सबसे अधिकतम विचलन किसका होता है, जो सबसे नीचे रहता है। यहाँ पे सबसे नीचे वी यानी वायलेट, सबसे नीचे बैगनी रहता है, जो कि अधिकतम विचलित होता है। बैगनी रे सबसे अधिकतम विचलित होता है। तो इस प्रकार बैगनी ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। तो दोस्तों यह बहुत कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है इस टाइप के क्वेश्चन, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आपको पता चल रहा होगा कि कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में शामिल किया हूँ। अब अगले क्वेश्चन नंबर 13 पे हम चलते हैं। कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, अपवर्तनांक, अपवर्तन का मतलब किरण का मुड़ना, यानी कि प्रकाश की किरण को अपवर्तित होना, मुड़ना, कितना अधिक मुड़ता है, यानी सबसे अधिकतम होता है। तो दोस्तों जैसा कि आपको बता दें कि जो प्रिज्म में से हम कोई प्रकाश की किरण को गुजारे थे, वो भी कांच का बना होता है। तो इसमें सबसे अधिक कौन सी मुड़ी थी, सबसे अधिक नीचे वायलेट यानी बैगनी रंग मुड़ा था। तो अधिकतम अपवर्तनांक किसका है, बैगनी रंग के लिए होगा, जो कि ऑप्शन नंबर चौथा में दिया है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर चौथा यानी बैगनी रंग के लिए सही हो जाएगा। ठीक, ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, यानी 14 की कांच का अपवर्तनांक न्यूनतम होता है। तो सबसे कम कौन सा मुड़ता है, लाल रंग के लिए। तो ये आप लोग इसको भी याद रखिएगा। प्रिज्म में के 7 कलर की जो ट्रिक है विबग्योर से, उस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि लाल रंग सबसे कम विचलित होता है, यानी अपवर्तनांक न्यूनतम होता है। ठीक, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो दोस्तों आप लोग सभी क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आने वाले ही हैं। ठीक, तो दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 15 है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो जैसा कि आपको बता दें कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो दोस्तों अगर किलोमीटर पर सेकेंड में पूछा जाए तो किलोमीटर पर सेकेंड में पूछा जाए तो कितना होगा, 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो किलोमीटर में हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो 3 जीरो कम हो जाएगा ऊपर। 3 × 10⁸ की जगह क्या आ जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 में हम 5 जीरो ऐड करेंगे, 1 2 3 4 5, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार दस लाख, यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अगर किलोमीटर पर सेकेंड में पूछा तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड या 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड आप लोग याद रखिएगा निर्वात में प्रकाश की चाल। अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो, क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब अगले क्वेश्चन नंबर 16 यानी 16 पर चलते हैं। एक सेकंड, हाँ, प्रकाश का वेग निम्न में किस माध्यम से सबसे अधिक होगा। प्रकाश का वेग दोस्तों जैसा कि आपको बता दें, निर्वात में, यानी कि जहाँ पे कोई गैस कोई हवा ना हो वही निर्वात होता है, तो वहाँ पे प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। ठीक,
तो जो कि ऑप्शन नंबर चौथे में दिया है निर्वात, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 यानी 17 आ गया कि एक लघु परिपथ में धारा का मान होता है। लघु परिपथ, लघु का मतलब छोटा, परिपथ का मतलब जिसमें वैद्युत धारा प्रवाहित किया जा सकता है। तो दोस्तों जब भी कोई वायर मान लो परिपथ है तो उसमें अगर वैद्युत धारा हम प्रवाहित करेंगे, लघु का मतलब छोटा, जितने छोटा वायर रहेगा यानी परिपथ जितने छोटा रहेगा तो उसमें धारा का मान अधिकतम होता है, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरे में दिया है। तो दोस्तों अगर यहाँ पे लघु की जगह दीर्घ परिपथ होता तो धारा का मान न्यूनतम होता ये वाला, लेकिन यहाँ पे लघु दिया है, जितनी तार की लंबाई कम होगी उतना ही वैद्युत धारा का मान अधिक होगा। तो इस प्रकार ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर होता है। तो अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने आ गया है कि ओम के नियम के अनुसार धारा व विभवांतर में ग्राफ बनेगा। तो आप लोग पढ़ चुके हैं ओम के नियम के अनुसार धारा व विभवांतर के बीच में एक सरल रेखा ग्राफ बनता है। ठीक, जो कि ऑप्शन नंबर पहले में दिया है, इस प्रकार ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है 19। तो 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? 1 किलोवाट घंटा में, 1 किलोवाट घंटा में दोस्तों जैसा कि आपको बता दें 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर चौथे में दिया है। यहाँ पे दोस्तों मिस प्रिंट हो गया था, चौथे में दिया है। तो इस प्रकार ये भी क्वेश्चन क्लियर होता है। अब अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनते हैं वह होती है, क्या होती है? वह होती है दोस्तों दृष्टिपटल, दृष्टिपटल होती है। कोर्निया नहीं होता है, परितालिका ये भी नहीं होता है, पुतली ये भी नहीं होता है। तो दोस्तों जैसा कि आपको हम यहाँ पे हम फिगर के माध्यम से आपको समझा देते हैं किस प्रकार कहाँ पे क्या होता है। कोर्निया ये दोस्तों ये उभरी भाग होती है, ये कोर्निया होती है। और परितालिका यहाँ पे जो एक आइरिस होता है, लेंस को कवर किए होता है दोनों तरफ से, वही जो है दोस्तों परितालिका होता है। ठीक, और यहाँ पे पुतली कह दे तो यहाँ पे लेंस के बीच में एक पुतली या नेत्र तारा होता है। ठीक, वही पुतली होती है। लेकिन ये जो दृष्टिपटल है वहीं पे आपका प्रतिबिंब बनता है, जो कि पीछे होता है। ठीक, तो इस प्रकार ये भी क्वेश्चन क्लियर होता है। अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 है, अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश दिखाई देता है। आपको पता है कि अंतरिक्ष में लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसलिए अंतरिक्ष हमें काला दिखाई देता है। अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? काला। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। तो दोस्तों अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर दोस्तों क्या परिवर्तित करता है? वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, जो कि ऑप्शन नंबर चौथे में है। विद्युत मोटर विद्युत से चलेगा और चलेगा तो क्या यंत्र का काम करेगा, तो वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वेबर पर मीटर स्क्वायर पहला दिया है, वेबर पर मीटर स्क्वायर ये एक चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। और दोस्तों दूसरे नंबर पर टेस्ला ये भी मात्रक होता है, दूसरे नंबर पर टेस्ला। और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक वेबर पर मीटर स्क्वायर। और तीसरे में गॉस दिया है, ये भी चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। लेकिन इसमें पूछा क्या है? नहीं, इसमें पूछा है दोस्तों नहीं, यानी कि यहाँ पे देखिए चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं होता है। तो यही न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यही नहीं होता है, जो कि ऑप्शन नंबर चौथे में दिया है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि कभी कभी चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक पूछ देता है, तो कोई किसी ऑप्शन में 4 ऑप्शन में पहला दे दिया तो पहला वाला सही कर देंगे। अगर दूसरा दे दिया, टेस्ला कहीं पे दिया है तो टेस्ला सही हो जाएगा, गॉस सही हो जाएगा। इसलिए ये मात्रक सभी आप लोग याद रखिएगा। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 24 है कि एक प्रोटॉन पर आवेश है। प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है? तो दोस्तों जैसा कि आपको बता दें कि
1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम होता है। यही होता है जो कि ऑप्शन नंबर तीसरे में दिया है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। ठीक, अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं कि एक अश्वशक्ति बराबर है। तो दोस्तों एक अश्वशक्ति 746 वाट के बराबर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरे में दिया है। अब अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं कि विद्युत धारा का मापन किया जाता है। तो दोस्तों विद्युत धारा का मापन किस में किया जाता है? एमीटर से किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरे में दिया है। एमीटर से विद्युत धारा को मापते हैं, वोल्टमीटर से नहीं, न गैल्वेनोमीटर से, न ऊर्जा मीटर से। ऑप्शन नंबर दूसरा ही सही होगा। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो विद्युत धारा का मात्रक है, क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर पहले में दिया है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रतिरोध का मात्रक है। तो दोस्तों आपको पता ही होगा प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरे में दिया है, सही हो जाएगा। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पर क्वेश्चन नंबर 29। विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का सही सूत्र है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। विद्युत शक्ति का तो दोस्तों आपको पता होगा कि P बराबर क्या होता है? VI होता है। लेकिन इसमें इस ऑप्शन में P बराबर VI नहीं दिया है, तो हम इसको और दूसरे फॉर्म में हम निकाल सकते हैं। यानी आपको पता होगा V बराबर IR होता है, तो यहाँ पे हम IR रख देंगे तो क्या हो जाएगा? P बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा? I का गुणा होगा तो I²R हो जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में है? तो दोस्तों देखिए ऑप्शन नंबर दूसरे में दिया है, तो इस प्रकार P बराबर I²R ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, यानी विद्युत शक्ति का सही सूत्र हो जाएगा। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आ गया है आपके सामने। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी F और वक्रता त्रिज्या R में अभिष्ट संबंध है। तो दोस्तों आपको अभी बताए थे हम, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है। आपको पता होना चाहिए कि जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो यहाँ पे ये F बराबर नहीं दिया है, यानी कि R बराबर 2F दिया होगा। जिस ऑप्शन में वही ऑप्शन सही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरे में दिया दोस्तों। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। ठीक, अब अगले क्वेश्चन इसी क्रम में हम चलते हैं। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में अच्छे से आ रहे हो या अच्छे लग रहे हो तो आप वीडियो को लाइक करते हुए चलिए। अब अगले क्वेश्चन नंबर 31 पर चलते हैं कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेमी है, दर्पण के उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या होगी। तो दोस्तों उत्तल दर्पण की फोकस दूरी दिया है, तो आपको पता होना चाहिए उत्तल के लिए हम प्लस लेते हैं, तो सभी ऑप्शन में प्लस है। ठीक, तो उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या होगी, त्रिज्या पूछा गया है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि F बराबर होता है R/2। ठीक, तो फोकस दूरी दिया है, R हमें निकालना है, तो R बराबर 2F हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 2 गुणे 12 करेंगे, 12 दूनी 24। तो दोस्तों वक्रता यानी कि पृष्ठ की त्रिज्या क्या आ जाएगी? R बराबर 24 सेमी, जो कि ऑप्शन नंबर चौथे में दिया है। तो इस प्रकार चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो दोस्तों सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिएगा, बहुत ही हेल्प मिलेगा इस वीडियो से। ठीक, अब अगले क्वेश्चन नंबर 32 पर हम चलते हैं। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 5 मीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी? अवतल लेंस की फोकस दूरी 5 मीटर है, तो इसकी क्षमता, तो दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा कि फोकस दूरी मीटर में दिया है, वो भी अवतल लेंस की। अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है दोस्तों? फोकस दूरी माइनस में -5 हम लिखेंगे। तो इसकी क्षमता पूछा गया, क्षमता आपको पता है P बराबर क्या होता है? 1/F। ठीक, इसी में हम इसकी मान रख देंगे। क्या हो जाएगा दोस्तों? 1/-5 हो जाएगा। तो यहाँ पे डिवाइड नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे? दशमलव बढ़ाएंगे, 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 0.2 यानी -0.2 किस ऑप्शन में है? तो दोस्तों -0.2 ऑप्शन नंबर दूसरे में है, तो इस प्रकार -2 डायोप्टर ऑप्शन नंबर दूसरा क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कुल 40 क्वेश्चन फिजिक्स का है, 40 तक देख लीजिए, फिर उसके बाद केमिस्ट्री का चालू होता है।
तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 है, दूरदृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो आपको बता दें कि दूरदृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब बनता है दोस्तों रेटिना के पीछे बनता है, रेटिना से पीछे। यानी कि यहाँ पे इस प्रकार मान लो हम एक आई बना दें, रेटिना से पीछे किस प्रकार बनता है हम आपको दिखा देते हैं। मान लो एक ये है, ठीक, यहाँ पे एक लेंस है, तो इसका प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है दोस्तों रेटिना के पीछे, इस प्रकार यहाँ पे बनता है। मान लो यहाँ पे रेटिना है तो पीछे बन गया, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर तीसरे में दिया है दोस्तों। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो दोस्तों अगर दूरदृष्टि दोष का निवारण पूछ दे तो इसमें क्या करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, जो कि रेटिना पर बनेगा। ठीक, अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 आ गया आपके सामने, निकट दृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों जैसा कि आपको बता दें कि निकट दृष्टि दोष के कारण रेटिना से आगे बनता है, यानी कि पहले। आपको हम इसका भी इमेज फॉर्म करके दिखा देते हैं। इस प्रकार एक हम फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। फिगर सही नहीं बन रहा है, आप समझ लीजिएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे मान लो कोई रे आ रही है, ठीक, रेटिना से पहले ही इसका इमेज यहाँ पे बन जाता है। किस पे, निकट दृष्टि दोष के लिए। रेटिना कहाँ है, यहाँ पे इस भाग पे रेटिना है, ठीक, लेकिन यहाँ पे बन जा रहा है। तो आप लोग किस ऑप्शन को चूज़ करेंगे, रेटिना से आगे। दोस्तों रेटिना से आगे यानी पहले किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर दूसरे में, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। ठीक, अब इसी क्रम में अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 35 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। तो दोस्तों आपको हम समझाए थे, बताए थे कि बिजली का बल्ब टंगा होता है ऊपर, तो टंगस्टन से बना होता है, टंगस्टन का, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरे में दिया है। यानी बिजली का बल्ब टंगा रहता है, तो आप ट से याद कर सकते हैं कि टंगस्टन। तो बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का होता है, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरे में दिया है। अब अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। 40 तक है इस फिजिक्स का क्वेश्चन, उसके बाद आप केमिस्ट्री का देखिए, फिर बायो का। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 36 है, दो विद्युत बल्ब की सामर्थ्य क्रमशः 60 वाट तथा 100 वाट है, दोनों 220 वोल्ट पर कार्य करते हैं, इनके प्रतिरोधों का अनुपात होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको भी आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। क्या दिया है, विद्युत बल्ब का सामर्थ्य दिया है, मान लो P1 दिया है कितना, 60 वाट, ठीक, और मान लो P2 दिया है 100 वाट, ठीक, दोनों पर 220 वोल्ट पर कार्य करते हैं, विभवांतर भी बराबर दिया है दोस्तों 220 वोल्ट, इनके प्रतिरोधों का अनुपात होगा। तो दोस्तों वैद्युत धारा यानी जो प्रतिरोधों का अनुपात कैसे होगा, वैद्युत शक्ति। तो दोस्तों ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखते रहिएगा। आपको सूत्र मालूम होना चाहिए कि P बराबर क्या होता है, P बराबर VI होता है। यहाँ से आपको निकाल सकते हैं कि किस में दिया है, पावर दिया है और विभवांतर, विभवांतर और पावर में हमें चाहिए। तो दोस्तों I बराबर V/R होता है। I का मान हम रख देंगे V/R, ठीक, V/R रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, V²/R हो जाएगा P बराबर। लेकिन हमें R का मान निकालना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, R बराबर हो जाएगा V²/P हो जाएगा। तो दोस्तों V का मान हम रखेंगे, विभवांतर 220 है, तो 220 गुणे 220 हो जाएगा बटा P का मान, यानी कि P1 का मान 60 वाट रख देंगे। ठीक, मान लो ये R1 का मान आया है, R2 का मान हम निकालते हैं दोस्तों, R2 का मान निकालते हैं, कितना आएगा, R2 का मान हम निकालेंगे तो V का मान 220 गुणे 220 बटा हम करेंगे 100, ठीक, इतना कर देंगे। ठीक, अब इतना करने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है कि R1/R2 यानी इन प्रतिरोधों का अनुपात निकालना है, R1/R2। तो दोस्तों यहाँ पे हम ऊपर कर देते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ सकता है। R1/R2 अगर हम करेंगे दोस्तों तो क्या होगा, यहाँ पे हम सबकी वैल्यू को हम पुट कर देते हैं। R1 का मान दोस्तों आया है 220 गुणे 220
बटा 60। R2 का मान आया है 220 गुणे 220 बटा 100। ठीक, यहाँ पे दोस्तों 220 कट जाएगा ऊपर नीचे, 100 ऊपर जाएगा, 100 बटा क्या आ जाएगा, इस प्रकार करते हैं 100 बटा आ जाएगा 60। जीरो से जीरो कैंसिल। ठीक, 6 को 10 में काटेंगे तो 2 पच्चे 10, 2 तिहाई 6, यानी कि 5/3 आ जाएगा। 5/3 इनके प्रतिरोधों का अनुपात 5/3 आ जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर पहले में है, जो कि ऑप्शन नंबर पहले में दिया है 5/3। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। तो दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है यही क्वेश्चन, सॉरी ये भी क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। अब अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। ठीक, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 है आपके सामने कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या दिया है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो हम लिख लेते हैं वायु यानी कि ए फॉर एयर, ANG यानी G फॉर ग्लास। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 दिया है। तो दोस्तों एक सूत्र होता है ANG बराबर होता है 1/GNA। ये आप लोग सूत्र याद रखिएगा। 1/, में करते हैं जब तो उसका उल्टा हो जाता है, यानी कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर हो जाता है 1/ कांच का सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। तो इसी में हम रख देंगे। तो दोस्तों पूछा क्या है कि कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक पूछा है, तो यहाँ पे हम इसको जो बट्टे में है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे, तो क्या हो जाएगा, GNA बराबर हो जाएगा 1/ANG। इसका मान रख देंगे दोस्तों, 1/ANG का मान दिया है क्या, 3/2 यहाँ पे दिया है। ठीक, तो 3/2 रख देंगे, तो 3/2 ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा 2/3, यानी कि GNA ग्लास यानी कि कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक आपका निकल गया, आ गया 2/3, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर 3 में है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब फिजिक्स के 3 क्वेश्चन आप और देख लीजिए। ठीक, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 है 200 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 38 है 200 वोल्ट और 100 वाट। तो दोस्तों यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, 100 वाट रहेगा। 100 वाट बल्ब की यदि 100 वोल्ट पर प्रयोग किया जाए तो बल्ब की शक्ति कितनी होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। यहाँ पे कैसे होगा आइए देखते हैं। तो यहाँ पे 100 वाट दिया है, तो अब हम क्या करेंगे, पहले कि 100 वोल्ट पर प्रयोग किया जाए तो विद्युत शक्ति निकालना है। तो 200 वोल्ट पर अगर हम विद्युत धारा निकालें तो दोस्तों सूत्र P बराबर होता है VI। ठीक, यहाँ से अगर हम विद्युत धारा का मान निकालें तो क्या होगा, तो दोस्तों यहाँ से अगर विद्युत धारा का मान हम निकालें तो I बराबर हो जाएगा P/V। ठीक, यानी P पावर कितना दिया है 100 वाट, तो 100 रख देंगे। विभवांतर दोस्तों 200 वोल्ट दिया है तो 200 कर देंगे। ठीक, कटेगा तो 1/2 आ जाएगा विद्युत धारा I का मान। अब 200 वोल्ट 100 वाट बल्ब की यदि 100 वोल्ट पर प्रयोग किया जाए तो बल्ब की शक्ति, तो P बराबर होता है दोस्तों VI। तो हमें मालूम है विभवांतर दिया है 100 वोल्ट, तो 100 रख देंगे। I का मान निकला है दोस्तों 1/2 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 से कटेगा 50 आएगा, यानी P बराबर आ जाएगा 50 वाट। P बराबर 50 वाट किस ऑप्शन में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर पहले में। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो फ्रेंड्स अब क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने प्रस्तुत होता है कि निम्न परिपथ में A एवं B बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध है। तुल्य प्रतिरोध A और B के बीच, तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे हम इसको जोड़ेंगे, 1 ओम और 1 ओम प्रतिरोध को समांतर क्रम में हम जोड़ेंगे, फिर आगे जोड़ते हैं। ठीक, तो क्या होगा, फार्मूला होता है 1/R बराबर R1 बराबर करेंगे 1 ओम जोड़ेंगे 1/1, फिर प्लस 1 ओम 1/1। 1/1 का मतलब 1 1 + 1 होगा,
1/R1 का मान। ठीक, 1/R1 का मान आ जाएगा दोस्तों, 1/R1 का मान आ जाएगा 2। फिर यहाँ से हम R1 का मान जब निकालेंगे तो 1/2 आ जाएगा। ठीक, अब हमें 0.5 ओम के प्रतिरोध को भी जोड़ना है। एक एक जब जुड़ा तो यहाँ पे एक प्रतिरोध बना, कौन सा, श्रेणी क्रम में बन गया। इसका मान 1/2 है। अब 1/2 और 0.5 को हम जोड़ देंगे, तुल्य प्रतिरोध पूरा ए और बी के बीच आ जाएगा। ठीक, तो R बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/2 प्लस 0.5। ठीक, क्या हो जाएगा, 0.5, 2 का 5 में हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10, यानी कि 1 आ जाएगा। 0.5 में 2 का गुणा करेंगे 1 प्लस 1/2 हो जाएगा। फिर 2 1 1 मिलकर 2/2 का मतलब 1, यानी 1 ओम आ जाएगा। क्या, तुल्य प्रतिरोध। किस ऑप्शन में है दोस्तों, 1 ओम प्रतिरोध ऑप्शन नंबर तीसरे में दिया है। तुल्य प्रतिरोध, इस प्रकार तीसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले फिजिक्स के लास्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। ठीक, तो दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 40 आपको दिख रहा होगा कि 220 वोल्ट 100 वाट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आपको फार्मूला याद होगा कि P बराबर VI होता है। ठीक, अगर ये फार्मूला याद है ठीक है। अगर एक और फार्मूला होता है दोस्तों कि P बराबर V²/R, यहाँ से हम प्रतिरोध का मान निकाल लेंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, प्रतिरोध R का मान V² क्या करेंगे, P। तो V² का मान हम रखेंगे दोस्तों विभवांतर 220 × 220, क्योंकि स्क्वायर है। P का मान दोस्तों 100 वाट, तो 100 रख देंगे। 0 से 0 कैंसिल। 22 × 22 दोस्तों कितना आएगा, 22 × 22 हम करेंगे तो 484 आएगा। 484 ओम किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर दूसरे में। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। तो दोस्तों अब जो है फिजिक्स का क्वेश्चन सभी खत्म होता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि फिजिक्स में 7 क्वेश्चन 7 नंबर के पूछे जाते हैं। तो वहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि 7 में से एक आध क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, नहीं तो पूरा का पूरा इसमें आपका फंस जाएगा। अब चलते हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चन पर। ठीक, शुद्ध जल का पीएच मूल्य है। तो दोस्तों शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, मालूम है आपको, 7 होता है। बहुत बार पूछा जाता है, लगभग हर साल ही पूछ लेता है ये क्वेश्चन, आप लोग याद रखिएगा। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अगला है कि एक विलयन का पीएच मान 3 है, विलयन है। तो दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि एक पीएच स्केल होता है, यानी कि मान लो 1 से 14 तक होता है। ठीक, बीच में 7। तो दोस्तों अगर किसी विलयन का पीएच मान अगर 7 से कम होता है, 7 से कम, तो वो क्या होता है मालूम है, अम्लीय होता है। 7 से कम होता है तो अम्लीय होता है। अगर 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय होता है। क्या होता है दोस्तों, क्षारीय। लेकिन यहाँ पे दिया क्या है, एक विलयन का पीएच मान 3 है तो विलयन है, 7 से कम है तो अम्लीय है। तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर तीसरे में है दोस्तों। तो इस प्रकार तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाता है। अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो दोस्तों आगे क्वेश्चन नंबर आपका आ गया है 43। हाँ, 43 क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान होता है। तो दोस्तों जैसा कि आपको बता दें कि अम्लीय वर्षा यानी कि 7 से कम होता है। यहाँ पे तीसरे में 7 से ज़्यादा दिया है, चौथे में 7 से ज़्यादा दिया है, यानी कि ये दूसरे में 7 के करीब दिया है, यानी कि पहला सही है। अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान पहला या 5.2 होता है। ठीक, तो इस प्रकार ये भी सही हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 है कि H2S विलयन का पीएच मान है। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा है H2S विलयन का पीएच मान क्या होता है। तो हम आपको बता दें कि H2S विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरे में दिया है।
तो दोस्तों अगर आप पीएच मान को डिटेल्स में आप जानना चाहते हो तो हमारा एक वीडियो पीएच मान कैसे निकाले हैं हमारे चैनल पर, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। ठीक, आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा पीएच मान कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है दोस्तों, क्षारीय विलयन का पीएच है। क्षारीय विलयन का पीएच है, अभी हम जस्ट बताएं कि 7 से अधिक जिसका पीएच मान होता है तो वो क्षारीय होता है। तो क्षारीय विलयन का पीएच जो है 7 से अधिक होगा, जो कि ऑप्शन नंबर चौथे में दिया है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 के H2SO4 के जलीय विलयन का पीएच मान है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, तो अम्ल का पीएच मान दोस्तों 7 से कम होता है। ठीक, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप लिख सकते हैं H2SO4 क्या है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। सांद्र नहीं, अम्ल बोल सकते हैं डायरेक्ट, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। तो इसका अम्ल है तो इसका जो है 7 से कम होता है, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरे में दिया है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर तीसरा भी सही हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। ठीक, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 है कि एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभव है। तो दोस्तों विलयन लाल लिटमस पेपर को जब नीला कर देता है तो इसका जो है ये क्षारीय होता है, यानी कि 8 से ऊपर होगा। इसका पीएच मान 8 से ऊपर, ये आप लोग याद रखिएगा कि जब एक विलयन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देगा तो इसका पीएच मान 8 होगा, यानी क्षारीय होता है। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो दोस्तों एल्कीन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया है आपके सामने। एल्कीन है, तो दोस्तों आपको हम बताए हैं एक एल्केन, एल्कीन, एल्काइन होता है। ठीक, एल्काइन, एल्कीन है, एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, एल्केन में सिंगल बॉन्ड, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, एल्कीन है, कौन सा एल्कीन है, कैसे हम पहचानेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बता दें कि एक सूत्र होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, CnH2n+2 और CnH2n और CnH2n-2, यही होता है सूत्र। ठीक, तो दूसरा वाला हमें सूत्र लगाना है, यानी कि अगर n की जगह पे हम 3 रखें पहले ऑप्शन का, और इस H में हाइड्रोजन में n की जगह पे 3 रखें तो कितना हो जाएगा, C3H6 हो जाएगा। किस ऑप्शन में है ये वाला दोस्तों, पहला नंबर फॉलो कर रहा है पहला ऑप्शन, तो इस प्रकार पहला वाला सही हो जाएगा, यानी एल्कीन हो जाएगा। ठीक, अगर दोस्तों दूसरा वाला हम करते तो C2H4 हो जाता, जो कि दूसरा नहीं होगा। इसी प्रकार तीसरा भी चौथा भी नहीं होगा, केवल एल्कीन जो है पहला वाला ही है, जो कि एल्कीन का फार्मूला फॉलो कर रहा है। ठीक, अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो दोस्तों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है। तो दोस्तों हर साल कोई न कोई केमिस्ट्री में क्रियात्मक समूह पूछता रहता है, तो इसलिए सभी क्रियात्मक समूह आप याद रखिएगा। प्रोपेनल, प्रोपेन में दोस्तों अल जुड़ा है, अल किसके लिए होता है, CHO के लिए अल जुड़ता है, जो कि ऑप्शन नंबर पहले में है। तो इस प्रकार पहला सही हो जाएगा, यानी प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह CHO है। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो दोस्तों अगला है क्वेश्चन, एथिल एल्कोहल का IPSC नाम है। एथिल एल्कोहल, तो दोस्तों एथिल एल्कोहल का आपको सूत्र मालूम होना चाहिए कि क्या होता है। तो दोस्तों एथिल एल्कोहल का सूत्र होता है कि C2H5OH। ठीक, ये सूत्र होता है, सूत्र याद रहेगा तभी आप IPSC नाम लिख सकते हैं। तो इसमें 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या लगता है दोस्तों, एथ लगता है। ठीक, एथ हो गया। अब क्या करेंगे, OH के लिए दोस्तों ऑल जोड़ते हैं, एथेन में क्या हो जाएगा, एथेन में हम ऑल जोड़ेंगे तो एथेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, एथेनॉल। तो इस प्रकार एथेनॉल किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर तीसरे में, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। तो दोस्तों IPSC नाम वाला भी हम वीडियो डाले हैं, अगर IPSC नाम में आपको प्रॉब्लम हो रही तो आप वहां से हमारे चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 51 है दोस्तों, प्रोपेनॉल है। कौन सा प्रोपेनॉल है, 4 ऑप्शन दिए, चारों ऑप्शन में से हमें चूज़ करना है।
तो दोस्तों प्रोप के लिए कितने कार्बन होते हैं, मेथ एथ प्रोप 3 कार्बन। ठीक, हम 3 कार्बन को लिख लेंगे, मेथ एथ प्रोप 3 कार्बन के लिए प्रोपेनॉल। अगर हम डायरेक्ट देखें तो पहले में 2 ये कार्बन है, ये सही नहीं है। और आपको देखा जाए तो दूसरे तीसरे चौथे में कितने कार्बन है, 3 सबके में है। ठीक, वो तो ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन को देखा जाए तो किस में सही यानी क्लियर हाइड्रोजन है। तो हम देखते हैं प्रोपेनॉल कैसे होगा। पहला तो नहीं होगा, ये पहला ही क्लियर हो गया। अगर दूसरे को देखा जाए दोस्तों, 3 हमें कार्बन लेना है। पहला कार्बन, पहले कार्बन के साथ हाइड्रोजन 3 ठो जुड़ा होता है, फिर एक कार्बन लेंगे, इसके साथ 2, फिर एक कार्बन लेंगे हम CH2, फिर OH। ठीक, तो दोस्तों कितने हाइड्रोजन हो गए। हाइड्रोजन को अगर हम जोड़ा जाए तो 3 2 5 2 7 यानी C3H7OH किस ऑप्शन में है, C3H7OH दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरे में है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। इसी तरीके से आप करके जो है चूज़ कर सकते हैं। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 52 है, प्रोपेनल है। तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन मैं ये केमिस्ट्री में बता रहे हैं सभी बहुत हर साल पूछे जाते हैं, सभी रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए ध्यान में रखिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में आपके यही क्वेश्चन आने वाला है। प्रोपेनल है तो दोस्तों कैसे आपको पता चलेगा प्रोपेनल है, प्रोपेन में अल जुड़ता है तो प्रोपेनल होता है। प्रोपेन के लिए कितने कार्बन, मेथ एथ प्रोप 3 कार्बन। तो दोस्तों 3 कार्बन जिसमें होगा उसको देखेंगे डायरेक्ट। पहले देखिए पहला सही नहीं है, पहले में 2 ये कार्बन है, तीसरे में 4 है, ये भी गलत। 3 कार्बन दोस्तों दूसरे में है, चौथे में है। ठीक, तो हम देखते हैं कैसे होगा। तो दोस्तों अगर ऐसे आपको नहीं पता है तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं, कार्बन कार्बन फिर कार्बन। ठीक, अब पहले कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन हम लगा देते हैं, खुली श्रृंखला हम बना दे रहे हैं ताकि आपको बढ़िया समझ में आए। और दूसरे कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन। ठीक, फिर तीसरे कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन। ठीक, क्या हो जाएगा प्रोपेनल, क्या लास्ट में क्या जोड़ता है दोस्तों, CHO। CHO के लिए क्या होता है, अल होता है। ठीक, यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हो रहा है, ऐसे होगा CHO। तो अब देखिए हाइड्रोजन की काउंटिंग कर लीजिए, पहले कार्बन 3 ठो हो गया, दूसरे कार्बन 2, 3 2 5 यानी C3H6O किस ऑप्शन में, C3H6 जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरे में। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। ठीक, आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53 एल्काइन का सामान्य सूत्र है। एल्काइन का सूत्र अभी जस्ट मैं बताया दोस्तों, एल्कीन एल्कीन एल्काइन होता है। तो एल्काइन लास्ट में दिया है तो इसमें CnH2n-2 होता है जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 54 आपके सामने है, लेड नाइट्रेट का अणुसूत्र है। लेड नाइट्रेट का अणुसूत्र दोस्तों ये होता है, सूत्र होता है PbNO3 का होल ट्वाइस जो कि ऑप्शन नंबर दूसरे में दिया है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर दूसरा भी सही हो जाएगा। तो दोस्तों मैं फास्ट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको कम समय देना पड़े और वीडियो आप लोग जल्दी से देख सकें। ठीक, समझ में आ रहा होगा मैं उम्मीद करता हूँ। अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। हाँ, 55 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एथेनोइक अम्ल का सूत्र है। एथेनोइक अम्ल का दोस्तों सूत्र होता है CH3COOH। CH3COOH किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर चौथे में है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर चौथा भी सही हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। हाँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 56 है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर चौथे में दिया CaSO4 होता है, CaSO4 × 1/2 H2O, यही होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र जो कि ऑप्शन नंबर चौथे में दिया। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस सूत्र को भी याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में सूत्र भी पूछा जाता है। ठीक,
अब अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि Na2CO3 का नाम प्रचलित है, किस नाम से प्रचलित है? तो दोस्तों धावन सोडा होता है। Na2CO3 धावन सोडा होता है, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरे में दिया है। तो इस प्रकार ये भी क्वेश्चन सही होता है। अब अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नवसादर का सूत्र है दोस्तों, आप लोगों को पता होगा नवसादर का सूत्र जो है NH4Cl होता है, NH4Cl, जो कि ऑप्शन नंबर चौथे में दिया है। तो इस प्रकार ये भी सही हो जाएगा दोस्तों। अब अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं कि एसिटिक अम्ल का IPSC नाम। देखिए फिर आ गया एसिटिक अम्ल का IPSC नाम। तो दोस्तों आपको एसिटिक अम्ल का सूत्र पता होना चाहिए, तभी आप IPSC नाम लिख पाएंगे। एसिटिक अम्ल का सूत्र हम आपको बता देते हैं कि CH3COOH होता है। ठीक, तो दोस्तों दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए क्या होता है? एथ, और एथेन हो गया, और डबल OH, COOH के लिए क्या होता है दोस्तों? ओइक। तो दो कार्बन एथेन हो गया, COOH के लिए ओइक, एथेनोइक अम्ल हो जाएगा एसिटिक अम्ल का IPSC नाम, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरे में दिया है। ठीक, तो ये भी क्लियर हो जाता है। अब अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 60 पर हम चलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60 है, क्लोरीन के अणु में आबंध पाया जाता है। क्लोरीन जो है दोस्तों अणु Cl2 के रूप में क्लोरीन अणु रहता है। तो इसमें कौन सा आबंध पाया जाता है? आपको बता दें दोस्तों, क्लोरीन के अणु में एक सहसंयोजी आबंध पाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरे में सही है। आपको हम खुली श्रृंखला हम करके दिखा भी सकते हैं कि क्लोरीन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दोस्तों 7 होते हैं। तो हम आपको दिखा देते हैं कि इस क्लोरीन के पास 7 और इस क्लोरीन के पास 7। हम यहाँ पे दर्शा देते हैं, 1 1 2 2 4 2 6, एक यहाँ पे इस क्लोरीन का हम दर्शा देते हैं 1 2, सॉरी, इस प्रकार हम दर्शाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, दोनों क्लोरीन के पास दोस्तों हम 7 इलेक्ट्रॉन दर्शा दिए। तो दोस्तों यहाँ पे इसको अस्थाई होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन करना होता है। तो एक क्लोरीन ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले साझेदारी कर लेगा, और दूसरा वाला क्लोरीन एक पहले वाले क्लोरीन से साझेदारी, इसलिए एक एक जो है इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी हो जाता है। तो इस प्रकार क्लोरीन अणु में एक सहसंयोजी आबंध पाया जाता है। आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसी क्रम में अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि अगला क्वेश्चन है कि आपके सामने निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त, तो दोस्तों आपको पता होगा कि संतृप्त के लिए क्या करते हैं कि कार्बन के पास 4 बॉन्ड हमेशा रहते हैं, कार्बन 4 बॉन्ड से जुड़ा होता है। तो असंतृप्त पूछता है इसमें कि कौन सा अस्थाई है। तो यहाँ पे हम पहला अगर ऑप्शन में देखें तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन के पास 6 हाइड्रोजन है। तो अगर हम 6 हाइड्रोजन को जोड़ें तो क्या कार्बन के पास 4 बॉन्डिंग कंप्लीट होती है? तो दोस्तों हाँ, हो गई। अब दूसरे को हम देखते हैं C2H4। दूसरे को C2H4 को हम करेंगे दोस्तों, 2 ठो हम कार्बन लेंगे और हाइड्रोजन 4 ठो, 1 2 3 4। तो दोस्तों C2H4 कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, यानी हाइड्रोकार्बन असंतृप्त हो गया है। कार्बन के पास 2 और हाइड्रोजन चाहिए था। अगर तीसरे को देखो CH4 है, तो इसमें 4 हाइड्रोजन जुड़ा है, 4 बॉन्ड कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक, और चौथे ऑप्शन में देखा जाए तो C3H8, तो दोस्तों इसका भी कंप्लीट हो जाएगा। केवल दूसरे में ही कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त आपको समझ में आ रहा होगा, यानी आप दूसरा देख लीजिए, 2 कार्बन बना लेंगे और 2 ठो हाइड्रोजन हम अगर लिख दिए, 2 ठो हाइड्रोजन, तो यहाँ पे कार्बन के पास एक और बॉन्ड बचता है हाइड्रोजन जुड़ने के लिए, जो कि नहीं जुड़ा है। तो असंतृप्त माना जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं दोस्तों। हाँ, अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से प्रोपेन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से प्रोपेन कई बार एग्जाम में पूछा गया है।
तो फ्रेंड्स 3 कार्बन के लिए प्रोप लगता है, मेथ एथ प्रोप। 3 कार्बन किस में है? पहले में है केवल। दूसरे में देखिए दोस्तों 4 कार्बन है। तीसरे में भी तीन कार्बन है, मेथिल ग्रुप भी लगा है, तो तीसरा भी नहीं होगा, चौथा भी नहीं होगा, केवल पहला होगा। मेथ एथ प्रोप, 3 कार्बन है और हाइड्रोजन की संख्या भी कंप्लीट है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रोपेन। अब अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 63 है कि पोटास एलएम का रासायनिक सूत्र है। पोटास एलएम दोस्तों यानी कि फिटकरी। फिटकरी का सूत्र आपको याद रखना होगा दोस्तों कि K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस होता है इंटू 24H2O होता है फिटकरी का सूत्र, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरे में दिया है दोस्तों। देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर तीसरे में दिया है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा कि फिटकरी यानी पोटास एलएम का रासायनिक सूत्र K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O हो जाएगा। अब ठीक अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो दोस्तों आपके लिए मेहनत से बहुत वीडियो बनाया है, तो इसलिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब अगले क्वेश्चन पर आ गए हैं कि धातु है, एक सेकेंड, धातु है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन में दिया है, धातु कौन सा है? तो कौन सा है? बोरान, लिथियम, सिलिकॉन, कार्बन, कौन सा है? तो दोस्तों एक आपको हम ट्रिक बताते हैं, धातु और अधातु ज्ञात करने का ट्रिक। जिस किसी तत्व के लास्ट में यम आए, यम, तो वो धातु होता है। कुछ और अपवाद हैं जैसे कि आयरन, सिल्वर, गोल्ड, ये 4-5 जिंक, ये 4-5 ठो, और आप लोग याद रखिए इसके लास्ट में एम नहीं आता फिर भी ये धातु रहते हैं। और अन्य भी हैं जिनके लास्ट में एम आए वो भी धातु होते हैं। तो दोस्तों बोरान पहला ऑप्शन दिया है, ये नहीं है। लिथियम देखिए दूसरे में एम आ गया है, तो दूसरा हम सही कर देंगे कि धातु है। तीसरे देखिए सिलिकॉन, चौथा कार्बन, नहीं, इसमें एम नहीं आया है। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा ट्रिक है, आपको काम करेगा, एग्ज़ाम में भी तुरंत पहचान जाएंगे। जिसके लास्ट में एम आए वो धातु है, आप पहचान जाइए। ठीक, तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। अधातु का भी हम बता देते तो दोस्तों, अधातु के लास्ट में क्या आता है कि, तो दोस्तों अधातु को हम बता देते हैं कि जिसके लास्ट में न आए, जिस तत्व के लास्ट में न आए तो अधातु से आप पहचान सकते हैं। मैं एक शॉर्ट ट्रिक बनाया हूँ, तो इसको आप लोग ध्यान से रखिएगा। अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो आ गया है अधातु। तो दोस्तों आपके सामने देखिए वो ट्रिक काम करेगा शायद। 65 नंबर क्वेश्चन है, अधातु है। पोटेशियम एम आया है, यम, पोटेशियम में यम, तो ये धातु है। फ्लोरीन, एल्युमिनियम तीसरा है, तो दोस्तों ये भी धातु है। सोडियम, इसमें भी यम आया है, धातु है। यानी कि अधातु क्या है दोस्तों? न आया है किसमें? फ्लोरीन में, जो कि अभी मैं ट्रिक बताया है। जिसके लास्ट में न आए वो अधातु होता है, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरे में है। तो इस प्रकार सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक इसी क्रम में अब अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं दोस्तों। दोस्तों जो ट्रिक मैं बताया वही ट्रिक इसमें भी काम करेगा। निम्न में से कौन सा धात्विक तत्व है? धातु पूछा है, तो पहला दिया है फास्फोरस, दूसरा हीलियम, तीसरा लिथियम, चौथा सल्फर। तो दोस्तों यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि हीलियम गैस होती है, ये धातु कहाँ होगा? तो ये नहीं होगा। लिथियम देखिए तीसरे में लिथियम, यम आ रहा है, यम आ रहा है तीसरे वाले में, पहले में फास्फोरस नहीं आ रहा है, दूसरा हीलियम गैस है, तीसरे में लिथियम में यम आ रहा है, तो तीसरा धात्विक हो जाएगा। चौथे में सल्फर, उसमें नहीं आ रहा है कुछ, वो छोड़ देंगे। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा दोस्तों। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दोस्तों हमारा ये ट्रिक पसंद आ रहा हो तो कमेंट में अवश्य बताइएगा। अब अगले क्वेश्चन पर आ रहे हैं कि यूरेनियम है। तो दोस्तों यूरेनियम भी एक धातु होता है। चौथा गैस दिया है, दूसरा धातु, ये सही नहीं है। क्षार धातु, पहला दिया क्षार नहीं। तो दोस्तों यूरेनियम रेडियो एक्टिव तत्व होता है, रेडियो एक्टिव धातु, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरे में दिया। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं कि, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 68 आपके सामने आ गया है। क्षार धातुएं हैं, 4 ऑप्शन में से देखना है कि क्षार धातुएं कौन सी है। तो दोस्तों आइए चलते हैं, देखते हैं।
तो फ्रेंड्स आपको क्षार धातुओं के बारे में आपको याद रखना होगा कि क्षार धातुएं क्या होती हैं। तो हमको आपको बता दें कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, आरबी, सीजियम और फ्रांसियम। तो दोस्तों ये सब क्षार धातुएं होती हैं, इतना आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे किस ऑप्शन में है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरे में है। तो इस प्रकार क्षार धातुएं यानी ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। हाँ, तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 69 है कि एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है, उसकी ऑक्साइड का सूत्र क्या है? तो दोस्तों ऑक्साइड का सूत्र जो है MO होता है, इसके ऑक्साइड का सूत्र MO। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा। अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 70 है 70, कॉलम ए में दिए गए पदार्थों का सुमेल कॉलम बी में दिए गए पदार्थों के अनुप्रयोगों से कीजिए। ठीक, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हम आपको बता दें, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या होता है? मूर्ति का निर्माण करने के लिए होता है। और बी, कास्टिक सोडा का दोस्तों साबुन बनाने के लिए किया जाता है, यानी बी का पहला होगा। और सोडियम बाइकार्बोनेट का फ्रेंड्स अम्ल होता है एक। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कीटाणुनाशक में किया जाता है। तो दोस्तों जिस प्रकार हम मिलान किए हैं वो किस ऑप्शन में मिल रहा है ये याद रखिएगा। तो आपको बता दें कि ए का दूसरा यानी दूसरे मिल रहा है, बी का पहला ठीक है ये भी मिल रहा है, और सी का चौथा ये भी, डी का तीसरा ये भी। तो दोस्तों दूसरा वाला ऑप्शन मिल रहा है सही से एकदम, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। ठीक, इस प्रकार आपके जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब बायो के क्वेश्चन को हम चलते हैं, फटाफट उसको भी करते हैं। तो दोस्तों अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बस 10-15 मिनट के अंदर समाप्त हो जाएगा। जल्दी से आप लोग इसको भी देख लीजिए। ठीक, अब आते हैं बायो के क्वेश्चन पर। तो दोस्तों आ गए हैं बायो के क्वेश्चन पर। मेंडल प्रसिद्ध है, मेंडल एक वैज्ञानिक का नाम है, वेंडल प्रसिद्ध है। वेंडल दोस्तों अनुवांशिक क्षेत्रों में प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर पहला सही है, ए वाला। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। मेंडल का प्रौद्योगिकी पौधा था कौन था? तो दोस्तों मेंडल का प्रौद्योगिकी पौधा मटर था, ये तो मालूम है। यहाँ पे मीठी मटर दिया है, मीठी तीखी का मतलब नहीं है। और तीसरे में सरसों दिया है, चौथे में गुड़हल, ये एक भी ऑप्शन सही नहीं है। उद्यान मटर, मेंडल का प्रौद्योगिकी पौधा उद्यान मटर था, ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। दोस्तों मेंडल से रिलेटेड हर साल पे क्वेश्चन आता रहता है। ठीक, तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो में सभी क्वेश्चन को देख लीजिए। मेंडल ने अपना प्रयोग निम्न में से किस पौधे पर किया? मटर, आपको याद रखना हो मटर पे, जो कि ऑप्शन नंबर पहले में दिया है। ठीक, ये भी सही हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं कि मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। तो दोस्तों ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है, हाइड्रा में होता है, याद रख लीजिए। मुकुलन द्वारा प्रजनन जो है हाइड्रा में ही होता है। ठीक, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन पर। तो अब आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 75 पर। आनुवांशिक विज्ञान के जनक है, आनुवांशिक विज्ञान के जनक दोस्तों ग्रेगर जॉन मेंडल है। अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन था घुमा घुमा के देखिए कैसे पूछता है, आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगा के करिएगा। ठीक, ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवांशिक विज्ञान के जनक हैं। ठीक, अब आगे आइए क्वेश्चन नंबर 76 पे। पादप में जाइलम का कार्य होता है। ठीक, तो दोस्तों पादप में जाइलम का कार्य आप लोग समझिए। पादप मतलब पेड़ पौधे, पेड़ पौधों में जाइलम का कार्य क्या होता है? तो दोस्तों पेड़ पौधों में जाइलम का कार्य क्या होता है कि जड़ों से जल का सभी भागों में संवहन करना होता है। ठीक, यानी कि जल का वहन देखिए ऑप्शन नंबर पहले में दिया है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर पहला ही सही होगा। जाइलम जल का वहन करता है। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। दोस्तों पौधों में जल के परिवहन हेतु होता है। तो दोस्तों पौधों में जल के परिवहन हेतु होता है, अभी जस्ट हम बताएं जाइलम होता है, जो कि ऑप्शन नंबर चौथे में दिया है। तो दोस्तों घुमा घुमा के क्वेश्चन देता है, थोड़ा आप लोग परेशान मत हो जाइएगा, आप लोग अच्छे से करिएगा। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सभी रिपीटेड क्वेश्चन हैं, कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक, अब आगे देखिए। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो दोस्तों देखिए एक ये भी आ गया है, ईस्ट में होता है, ईस्ट में, ये आप लोग याद रखिए। अलैंगिक जनन मुकुलन ईस्ट में होता है।
ठीक, अब आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 79 पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। मेंडल के अनुसार मटर के बौने पौधे का जीन प्रारूप होता है। बौने, तो दोस्तों हम आपको बता दें कि शुद्ध लंबे पौधों के लिए जो है जीन प्रारूप डबल टी होता है, कैपिटल डबल टी, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। और शुद्ध बौने बौने के लिए दोस्तों स्मॉल टी होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। यहाँ पे हम लिख देते हैं शुद्ध लंबे के लिए होता है ये, ठीक। और बौने के लिए स्मॉल टी, ये आप लोग याद रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक। आपको समझ में आया होगा कि बौने पौधे का जीन प्रारूप क्या होता है, स्मॉल डबल टी होता है, ठीक। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 80 है, मेंडल के अनुसार मटर के पौधों में निम्नलिखित में से कौन सा जीनोटाइप लंबे तने व झुर्रीदार बीजों के लक्षण व्यक्त करता है। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, लंबे तने व झुर्रीदार, लंबे के लिए अभी मैं बताया दोस्तों कैपिटल टी डबल टी, ठीक। यहाँ पे ऑप्शन नंबर और दूसरा में देखा जाए तो स्मॉल है, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर चौथे में देखा जाए, इसमें भी स्मॉल है टी, ये भी नहीं होगा। पहले और तीसरे में देखते हैं, तो दोस्तों अगर पहले में देखा जाए तो पहले डबल टी का मतलब होता है लंबे और डबल आर का मतलब होता है गोल, लेकिन यहाँ पे झुर्रीदार बीजों का बात किया गया है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरे में देखिए, डबल टी दिया है लंबे के लिए, स्मॉल आर डबल है झुर्रीदार के लिए, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा ही सही होगा। इस पे हम ऐसे बता देते हैं, ऑप्शन नंबर तीसरा डबल टी लंबे के लिए, स्मॉल डबल आर झुर्रीदार। तो लंबे तने व झुर्रीदार बीजों के लिए डबल टी स्मॉल आर आपका सही हो जाएगा, ठीक। अब अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो दोस्तों बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन भी था। अब आ गए हैं 81 पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। मादा जनन तंत्र का भाग कौन सा है, अंडाशय मादा में होता है, गर्भाशय भी मादा जनन तंत्र में होता है, और शुक्रवाहिका और डिंबवाहिनी। तो दोस्तों डिंबवाहिनी भी होता है, शुक्रवाहिका केवल नर में होता है, यानी पुरुषों में शुक्रवाहिका होता है, जो कि यहाँ पे मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, यानी कुछ ऑप्शन नंबर तीसरा ही है, क्योंकि ये जो है नर में होता है। हाँ, आपको समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बता दें कि मादा जनन तंत्र का भाग जो है अंडाशय, गर्भाशय, डिंबवाहिनी होती है, लेकिन कौन सा नहीं होता है, शुक्रवाहिका, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरे में है, ये नर में होता है, ठीक। इस प्रकार ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो दोस्तों हाँ, यहाँ पे मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है। तो दोस्तों 4 कोष्ठ होते हैं, आपको बताते हैं, 2 अलिंद 2 निलय होते हैं, मिलाकर 4 कोष्ठ होते हैं, ये भी सही हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 83 है, वृक्कों का कार्य होता है। वृक्कों का कार्य क्या होता है, श्वसन नहीं होता है, प्रजनन ये भी नहीं, पाचन तो आमाशय में होता है जी। वृक्कों का कार्य दोस्तों एक उत्सर्जी अंग होता है, वृक्क उत्सर्जन होता है, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरे में दिया है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। वृक्क क्या है, एक उत्सर्जी अंग होता है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 84 है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी स्वयं के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। तो दोस्तों स्वपोषण के लिए सभी का उपयोग होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर चौथे में दिया है उपयुक्त सभी, तो इस प्रकार उपयुक्त सभी हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। मस्तिष्क उत्तरदायी है, क्या है, मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों मस्तिष्क जो है सभी के लिए बहुत उपयोगी है, तो उपयुक्त सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है, सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी मस्तिष्क का उपयोग होता है, ठीक। तो इस प्रकार उपयोग सभी हो जाएगा। अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। दोस्तों पराग कोष में होते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 से पराग कोष में होते हैं। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है। पराग कोष में परागकण होता है, जो कि ऑप्शन नंबर चौथे में दिया है, इस प्रकार ये सही हो जाएगा। दोस्तों अब चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम, ठीक।
तो दोस्तों 87 नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, यानी कि दोस्तों पेड़ पौधे का हार्मोन कौन सा है। यहाँ पे दिया है एस्ट्रोजन, इंसुलिन, थायरॉक्सिन, साइटोकाइनिन, कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बता दें, सबके बारे में जानकारी हम पहले दे देना चाहते हैं, हो सके कि एक एक के प्रति क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। तो दोस्तों एस्ट्रोजन क्या होता है, इसके बारे में आप जानकारी जान लीजिए कि एस्ट्रोजन दोस्तों एक प्रकार का सेक्स हार्मोन होता है जो महिलाओं के प्रजनन और यौन स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए जो है काफ़ी ज़रूरी माना जाता है ये एस्ट्रोजन। तो ये पादप हार्मोन नहीं है। तो दोस्तों इंसुलिन जो है हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी होता है। हाँ, इंसुलिन के जरिए जो है रक्त में कोशिकाओं को शुगर मिलता है। ठीक, ये ऑप्शन नंबर दूसरा है। और तीसरे में दोस्तों थायरॉक्सिन क्या होता है, ये अधिक मात्रा में थायराइड हार्मोन की प्रतिपूर्ति और आपूर्ति करता है दोस्तों, और थकावट और वजन बढ़ने तथा और अवसाद जैसे लक्षणों को दूर करता है। ये ऑप्शन नंबर तीसरा। और दोस्तों साइटोकाइनिन जो होता है ये पौधे के हार्मोन का एक वर्ग है जो कि पादप हार्मोन पूछा गया है। पादप हार्मोन क्या होता है दोस्तों, साइटोकाइनिन, जो कि ऑप्शन नंबर चौथे में दिया है। मैंने एक एक करके सभी के बारे में हम जानकारी बता दिए हैं, आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक, अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो दोस्तों आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 88 पर। इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। तो दोस्तों कहाँ होता है, इंसुलिन नामक हार्मोन जो है अग्न्याशय में होता है, अग्न्याशय से। ठीक, जो कि ऑप्शन नंबर चौथे में दिया है। इस प्रकार ये सही हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। अब अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं दोस्तों कि पित्त का संश्लेषण होता है। पित्त का संश्लेषण कहाँ होता है। तो दोस्तों पित्त का संश्लेषण यकृत में होता है, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरे में दिया है। इस प्रकार ये भी सही हो जाएगा, आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक, अब दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पर। तो दोस्तों मानव में भ्रूण को पोषण मिलता है, यानी कि जब गर्भ में कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसको पोषण कहाँ मिलता है, कहाँ से। तो दोस्तों एक प्लेसेंटा होता है जो गर्भाशय की भित्ति में धंसी होती है, वहीं से उसको भ्रूण को पोषण मिलता है, प्लेसेंटा होता है, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरे में दिया है। ठीक, यानी मानव में भ्रूण को पोषण प्लेसेंटा से मिलता है, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरे में सही हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में आने वाला है। ठीक, अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, 91 क्वेश्चन है दोस्तों। एक एमिलेस नामक एंजाइम होता है जो लार में पाया जाता है। टाइलिन नामक एक एंजाइम भी होता है, इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है। एक एमिलेस भी एंजाइम होता है जो लार में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। ठीक, अब आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे फ्रेंड्स। यहाँ पे 92 नंबर क्वेश्चन है। स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब यानी बीपी होता है, कितना होता है। ब्लड प्रेशर, सामान्य मनुष्य के स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है दोस्तों, 120/80 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरे में दिया है। यही आप लोग याद रखिएगा। ठीक, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पर। तो दोस्तों मानव में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। ठीक, ये भी आपको क्लियर हो जाता है। अब आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 94 है, पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है। तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पुरुष में दोस्तों लिंग गुणसूत्र XY होता है, XY। और महिलाओं में दोस्तों यहाँ पे हम मेल फीमेल करके लिख देते हैं। मेल में दोस्तों पुरुष में होता है XY और फीमेल यानी कि महिला में होता है XX। जब किसी पुरुष का XX गुणसूत्र जो है कांटेक्ट करता है तो इससे क्या होता है, लड़की होती है, और जब Y और X का कांटेक्ट होता है तो लड़का होता है। ये आप लोग जानते होंगे। ठीक, लेकिन यहाँ पे पुरुष में लिंग गुणसूत्र पूछा है तो XY होता है, और महिला में गुणसूत्र क्या होता है, लिंग गुणसूत्र XX होता है। ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक, अब चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो दोस्तों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 95, जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है। तो दोस्तों जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत कोयला होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। अब दोस्तों आइए चलते हैं कुछ और क्वेश्चन को देख लेते हैं, फटाफट आप लोग देख लीजिएगा, बहुत
मेहनत करके इस वीडियो में सभी क्वेश्चन को हम सिलेक्ट किए हैं दोस्तों, बहुत समय लगा है, तो उम्मीद कर रहे हैं आपको पसंद आ रहा होगा। अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। ठीक, तो दोस्तों 96 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो दोस्तों मनुष्य के मस्तिष्क में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि जो है पीयूष होता है, पीयूष, आप लोग याद रखिएगा। ठीक, ये याद रखिएगा। तो दोस्तों अब आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ऊर्जा की मुद्रा है, ऊर्जा की मुद्रा क्या है दोस्तों? ऊर्जा की मुद्रा ऑप्शन नंबर 3 में है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो दोस्तों ये क्या होता है मालूम है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म है। ये अणु शरीर में विभिन्न जैविक रासायनिक प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। क्या करता है? यहाँ पे लिख देते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है दोस्तों? ये अणु शरीर में विभिन्न जैव रासायनिक प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। कौन सा? एटीपी, इसलिए इसको ऊर्जा की मुद्रा कहते हैं। ठीक, अब दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 98 है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 98 है दोस्तों, जठर ग्रंथियाँ उपस्थित होती है। जठर ग्रंथियाँ कहाँ उपस्थित होती है दोस्तों? जठर ग्रंथियाँ आमाशय में उपस्थित होती है, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरे में दिया है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। ठीक, तो दोस्तों इसी क्रम में अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। हाँ, 99 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो दोस्तों शुक्राणुओं का निर्माण जो है वृषण में होता है, वृषण में, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं दोस्तों, फटाफट देख लीजिए, 4-5 क्वेश्चन और हैं। पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन होता है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन दिया, पहला ब्रायोफिल्म, दूसरा आलू, चने, गुलाब। तो दोस्तों पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन जो है ब्रायोफिल्म अजूबा में होता है, जहाँ से कई शाखाएं जो है निकलती हैं। ठीक, ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ब्रायोफिल्म या अजूबा। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो फ्रेंड्स 101 नंबर क्वेश्चन है कि प्राकृतिक वर्णवाद का प्रतिपादन किसने किया? तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको बता दें कि चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक वर्णवाद का प्रतिपादन किया, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरे में डार्विन दिया है। तो इस प्रकार ये सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दोस्तों जैसा कि बता दें, अगर अनुवांशिक से रिलेटेड पूछे तो अनुवांशिक के जनक मेंडल जी हैं। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे 102 नंबर क्वेश्चन है कि जैव विकास का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? जैव विकास प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम है दोस्तों चार्ल्स डार्विन, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। याद रखिएगा चार्ल्स डार्विन को। अब आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी फटाफट देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 103 है, निम्न में से कौन सा एक केवल जंतुओं में पाया जाता है? तो दोस्तों जैसा कि आपको बता दें, केवल जंतुओं में तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, पादप में नहीं, केवल जंतुओं में तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरे में है। तो इस प्रकार सही हो जाएगा। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 104 है, समजात अंगों का उदाहरण है। पहला दिया है हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद, दूसरा हमारे दांत तथा हाथी के दांत, तीसरा आलू एवं घास के ऊपरी भस्त्री, चौथा इनमें से सभी। तो दोस्तों आपको बता दें कि पहला ऑप्शन हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद, ये सही है। कहीं कहीं भी दिया है समजात अंगों का उदाहरण हमारा हाथ तथा घोड़े के अग्रपाद, वो भी सही है। तो इसमें दिया है हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद, तो इस प्रकार पहला वाला सही होगा, इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों एक क्वेश्चन और है, इसको देख लीजिए आप। 105 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक मेंस से एक फिजिक्स का क्वेश्चन छूटा था जो हमें इम्पॉर्टेंट लगा, इसलिए हम इसको शामिल कर दिए हैं। देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है, एक मेंस से R1 और R2 प्रतिरोधों के 2 तार समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। यदि इनमें प्रवाहित धारा I1 व I2 हो एवं प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा क्रमशः H1 व H2 हो तो क्या होगा? H1 व H2 हो तो H1 व H2 में अनुपात क्या होगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम जैसा कि आपको बता दें, केवल आंसर के तौर पर H1 व H2 का अनुपात R2/R1 है।
S1 व S2 का अनुपात R2/R1 आएगा। तो दोस्तों मैं इसको सॉल्व इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, इसलिए ये ऑप्शन याद रखिएगा पहला वाला कि H1 व S2 में अनुपात क्या हो जाएगा R2/R1। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो में आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में अवश्य बताइएगा। आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।